प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ की बातचीत। कहा, प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का हरियाणा के विभिन्न स्कूलों में किया गया सीधा प्रसारण। कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित एक जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, प्रदेश के हर जिले में बुजुर्गों के लिए खोले जाएंगे वृद्ध सेवा आश्रम, जिनमें 50-50 बुजुर्गों के रहने की होगी व्यवस्था। और प्रदेश के परिवहन मंत्री ने यमुनानगर जिले के लिए शुरू की इलेक्ट्रिक बसें। इनमें से 2 बसें शहर के लिए, एक रादौर, एक थाना छप्पर और एक छछरौली के लिए चलाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के जरिए विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावक अपने विजिटिंग कार्ड के रूप में अपने बच्चों के साथ रिपोर्ट कार्ड की तरह व्यवहार करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। खुद में खो जाइए, एग्जाम से बाहर निकल जाएंगे, और फिर जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप कंफर्ट होंगे। वरना क्या होता है, वो आया कि नहीं, वो देखा कि नहीं, वो कैसा है, फला नहीं, टीचर कहाँ दिखता है, सीसीटीवी कैमरा है। अरे आपका क्या काम है जी, सीसीटीवी कैमरा किसी भी कोने पर पड़ा है, तेरा क्या ले रहा दे रहा है जी। हम इन्हीं चीजों में लटके रहते हैं जी, और वही बिना कारण हमारी शक्ति, समय वेस्ट करता है। हमने खुद में ही खोए रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बच्चों को किसी भी प्रकार के दबाव को झेलने के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है, हर किसी को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। परीक्षा में घबराहट का कभी कारण ये होता है, कभी लगता है समय कम पड़ गया, कभी लगता है कि अच्छा होता मैं वो क्वेश्चन पहले कर लेता। तो इसका उपाय ये है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, फिर मन से तय कीजिए कि किस आंसर में कितना मिनट मोटा मोटा मेरा जाएगा, और उसी प्रकार से अपना समय तय कर लीजिए। अब खाना खाते हैं, आप खाने के लिए बैठते हैं, तो घड़ी देख करके थोड़े खाते भाई 20 मिनट में खाना खाना है। तो खाते खाते आदत हो ही जाती है, हाँ भैया इतने में 20 मिनट भी हो गए और खाना भी हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस के लिए संतुलित आहार और व्यायाम बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए ही स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि पर्याप्त नींद भी इसके लिए बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को निर्णय लेने की आदत विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रम की स्थिति में इसे लेकर चर्चा करनी चाहिए और इसका समाधान तलाश कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत युवाओं के नेतृत्व में एक विकसित राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री जी समय निकाल के एक राष्ट्र गुरु के नाते राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए बच्चों के सामने सबसे जो एक चुनौती रहता है, परीक्षा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, परीक्षा की परीक्षा ले डालो, निडर होके, कॉन्फिडेंट होके। हमारी अंदर ऐसा ही मोटिवेशन आए कि हम परीक्षा को हराएं, परीक्षा को विजय बनाएं, तभी तो 2047 में विकसित भारत होगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज पंचकुला के सार्थक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम को देखा और सुना।
कार्यक्रम के उपरांत बनवारी लाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सहज ढंग से विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में तनाव स्वाभाविक है और नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को जो मूल मंत्र दिए हैं वह निश्चित रूप से विद्यार्थियों को तनाव से छुटकारा दिलाएंगे और वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। बनवारी लाल ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे पढ़ाई के लिए वर्ष के आरंभ में ही एक टाइम टेबल बनाएं और परीक्षा आने पर जुट जाने के बजाय पूरा वर्ष पढ़ाई करें। इसके प्रधानमंत्री जी द्वारा परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम सुना और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को जो परीक्षा में जो तनाव होता है उस तनाव से कैसे बचा जाए इस तरह के कई गुरु उनको बताए और ताकि बच्चे इस अपना जो परीक्षा है उसका जो उस पर असर है उसका दबाव है उसको कैसे दूर कर सकते हैं। और जैसे बच्चे हमारा देश का भविष्य है और जो विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं 2047 के अंदर वो विकसित भारत इन्हीं बच्चों के कंधों पर है और यही देश को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज फरीदाबाद के सेक्टर 55 स्थित मॉडल संस्कृति स्कूल में प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम को सुना और बच्चों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वां एपिसोड बच्चों के साथ हुआ है, जिसमें बच्चों ने अपने प्रश्न भी रखे जिनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि यह जाहिर है कि किसी भी परीक्षा को हमेशा परीक्षा का दबाव मन पर रहता है और ऐसे माहौल में उस दबाव को कैसे दूर किया जाए उसके बारे में प्रधानमंत्री द्वारा बच्चों को बताया गया है। वार्षिक परीक्षाओं से पहले हर बार की तरह इस बार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बच्चों के प्रश्न थे और जो परीक्षा से संबंधित जो संशय थे उनका समाधान बच्चों को देने का काम किया है। और आप सब जानते हैं कि परीक्षा के समय और परीक्षा किसी भी तरह की हो बच्चों पर मानसिक दबाव रहता है। वो मानसिक दबाव कम से कम कैसे हो, बगैर मानसिक दबाव के बच्चे परीक्षाओं में जाएं, इसका समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षाओं से पहले देश के बच्चों को से रूबरू होकर देते हैं। अंबाला के विभिन्न स्कूलों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को बच्चों को दिखाया गया। इस कार्यक्रम को लेकर स्कूलों में पहले से ही तैयारियां करवाई हुई थी। एलसीडी और एलईडी के माध्यम से बच्चों को यह कार्यक्रम दिखाया गया। अंबाला छावनी के केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 की अध्यापिका और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीसी बाजार की अध्यापिका ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारे पीएम मोदी जी सर इस पर बच्चों के इस स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए कार्य या चर्चा कर रहे हैं और इसी को हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि बच्चे किसी भी प्रकार से अपने ऊपर किसी प्रेशर ना लें, बिल्कुल ईमानदारी से अपने एग्ज़ाम करें और दें और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। बच्चे इस टाइम बहुत डरे हुए होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम देना है। और जैसे अभी बात हो रही थी कि पेरेंट्स आपस में बच्चों के कंपटीशन कर लेते हैं या मतलब ये सब बातें बोलते हैं, तो वही सब मोदी जी ने बताया कि हमें ये इतना कंपटीशन बच्चों में नहीं करना चाहिए और बच्चों को एक प्रॉपर टाइम टेबल से जितना उनमें क्षमता है उतना पढ़ें डे वाइज, तो उससे बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस दिया जाता है पेपर्स में। कार्यक्रम को देख रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें आज प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बच्चों को शिक्षा से संबंधित जानकारी दी, वह उसे अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। बच्चों का कहना था कि परीक्षा के दिनों में अक्सर तनाव रहता है। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से अब वह आने वाली परीक्षाओं में बेहतर अंक लेंगे। मेरा नाम पल्लवी है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज हमने मोदी जी द्वारा परीक्षा पे चर्चा देखा जो हमें बहुत ही प्रेरणादायक लगा, क्योंकि इस माहौल में जिसमें हमें अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे ऊपर कि हमारे एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, हमें कौन गाइड करेगा, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने हमें काफ़ी सलाहें दी
तो हमें बहुत अच्छा लगा इस परीक्षा पे चर्चा को देखकर। परीक्षा पे चर्चा मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है हमारे एक स्टूडेंट के लिए देखना, क्योंकि मोदी जी हमेशा उसमें कुछ ना कुछ टिप्स देते रहते हैं। सिर्फ पिछली बार जब हुआ था उन्होंने बताया था कि एक जो टॉपर बच्चा होता है वो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करता है, लेकिन नॉर्मल बच्चे सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं। तो मैं सबसे यही रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर देखा करें, उनके मार्क्स कहीं ना कहीं ज़रूर बढ़ेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम संबंधी चंडीगढ़ के छात्रों और अध्यापकों में भी उत्साह है। चंडीगढ़ के विभिन्न स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों ने भी अपने विचार साझा किए। छात्रों ने बताया कि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुना है, तब से उनके मन से परीक्षा संबंधी बोझ हल्का हो गया है। अगर हमें जवाब पता भी है और फिर भी हमें आत्मविश्वास नहीं है तो हम उसे नहीं लिख सकते, और प्रधानमंत्री इस चीज़ में हमारी बहुत सहायता करते हैं। पहले परीक्षाओं से पहले हम बहुत घबरा जाते थे और उसमें दिन रात भर तक तैयारी करते थे, रात को जाग कर भी। लेकिन उनके कार्यक्रम को देखने के बाद हमें पता चला कि अगर हम पूरा साल पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं तो फिर हमें परीक्षाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उत्साह हो रहे हैं कि प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना परीक्षा के बारे में उनका डर निकल रहा है। माता पिता भी बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ जी, हमें भी मिल रही है, जो बच्चे सवाल पूछते हैं वो जवाब देते हैं श्री प्रधानमंत्री, तो उनसे हमें भी बहुत सहायता होती है। अब मेरा खुद का पेपर सर 7-8 नंबर का रह गया था, तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं पेपर के लिए, कितने समय का कैसे क्वेश्चन लिखे कि हमारा टाइम बचे और पूरा पेपर हम कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों के साथ क्लास 10वीं और 12वीं के बच्चों के साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं। इससे बच्चों का जो मोराल है वो बहुत हाई रहता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि बच्चों को एग्जामिनेशन का जो फियर है वो काफ़ी हद तक कम होता है। एक उत्सव के रूप में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। रियली ये बड़ी भारत सरकार की तरफ से एक शानदार पहल है कि जिससे बच्चों को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी समस्याओं को बताने के लिए, एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें डिस्कस करना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है और वो फ्रीली बता पाते हैं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना व्यस्त होते हुए भी उन्होंने बच्चों के लिए इतना समय निकालते हैं। और अभी 29 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा का 7वां जो संस्करण होगा, इसके लिए बच्चों, ना केवल बच्चों में ही बल्कि शिक्षकों में और अभिभावकों में बहुत उत्साह है, क्योंकि अभी तक जितने भी परीक्षा पे चर्चा के संस्करण हुए हैं उनसे बच्चों को और शिक्षकों दोनों को ही भरपूर सहयोग मिला है। बच्चे जो पहले परीक्षा के नाम से ही स्ट्रेस में रहते थे, वो स्ट्रेस प्रधानमंत्री जी की बातों ने दूर किया। छात्रों के मुताबिक यह जरूरी नहीं है कि वे वैज्ञानिक ही बने, बल्कि वे अच्छे खिलाड़ी के तौर पर भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में चल रही ग्रुप सी व डी की 60,000 के लगभग भर्तियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी। पहले ग्रुप सी का परिणाम निकाला जाएगा, उसके बाद ग्रुप डी की भर्ती की जाएगी। यह बात उन्होंने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। मुख्यमंत्री आज भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के पिता चौधरी भलेराम के देहांत पर शोक प्रकट करने के लिए भिवानी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी भलेराम ने 94 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जिया। वे समाज सेवी तथा नेक इंसान थे। उनका सात्विक व्यक्तित्व था। ग्रुप सी की 2 परीक्षाएं होनी है। एक परीक्षा पहले हो चुकी है, दूसरी परीक्षा ग्रुप्स में चल रही है और वो आगे 15-20 दिन में पूरी हो जाएंगी। ग्रुप डी की भी परीक्षा हो चुकी है और चूँकि एक डिमांड थी कि पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए, तो मुझे लगता है कि पहले सी का निकालेंगे ताकि डी में उसके बाद जो लोग सी में सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद डी में सिलेक्शन हो। नहीं तो डी में सिलेक्शन के बाद बहुत से लोग ग्रुप सी में चले जाएंगे, फिर वो पोस्टें खाली होंगी, तो डबल उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसकी बजाय पहले ग्रुप के सी के परिणाम निकले, उसके बाद डी के निकले। हमारे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ है, चौधरी भलेराम जी, तो उनके शोक के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। चौधरी भलेराम जी एक बड़े नेक इंसान थे और पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा में लगाया, एक अच्छे सात्विक वृत्ति के, सात्विक खान पान के, और इस बात का संतोष है कि 94 ईयर्स उन्होंने अपनी आयु निर्विघ्न बिना किसी बाधा के और स्वस्थ जीवन में व्यतीत किया और मैं आज उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा व हरियाणा विधानसभा के चुनाव उन्हें लगता था कि एक साथ हो सकते हैं, परंतु अब चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें कोई भी संकेत नहीं आया है कि चुनाव एक साथ हों।
ऐसे में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव अपने पूर्व निर्धारित समय में होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अब की बार लोकसभा व हरियाणा विधानसभा में पहले से भी अधिक बहुमत मिलेगा। हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई केंद्र ने या चुनाव आयोग ने किसी प्रकार की कोई इंडिकेशन नहीं दी है, तो मुझे लगता है कि अपने अपने समय पर ही होंगे दोनों। क्योंकि और इस देश में अब एक बदलाव की जो एक बाहर एक लहर 10 साल से जो लगातार काम हो रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन को पलटा दिया था, उस नाते से अब भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट बहुमत का जो शासन है वो केंद्र में भी आएगा, प्रदेश में भी आएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा के हर जिले में बुजुर्गों के लिए वृद्ध सेवा आश्रम खोले जाएंगे, जिनमें 50-50 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था होगी। करनाल में 3 महीने में सिटी ई बस सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण में 50,000 प्लाट दिए जाएंगे। आवेदन के लिए 2 दिन बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल करनाल के मॉडल टाउन के वार्ड 11 में जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि नए खोले जाने वाले वृद्ध सेवा आश्रमों में गरीबों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था होगी। साधन संपन्न बुजुर्ग भी अगर आश्रमों में रहना चाहें तो उसके लिए उन्हें राशि का अंशदान करना होगा। उन्होंने कहा कि करनाल में 3 महीने बाद सिटी ई बस सेवा शुरू की जाएगी। पानीपत में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न वर्गों के लोगों की शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। दयानंद कॉलोनी को नियमित करने की मांग पर सीएम ने नगर निगम आयुक्त को फिजिबिलिटी जांच कर केस सरकार को भिजवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 750 से अधिक कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है और 200 से अधिक कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना की पूरे देश में सराहना हो रही है। इस योजना की लोकप्रियता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार 26 जनवरी की झांकी में परिवार पहचान पत्र का निमंत्रण दिया ताकि पूरी दुनिया को गरीबों के उत्थान की योजना की जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री ने कल शाम रोहतक के सिंचाई विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अन्य राज्यों की सरकारें भी परिवार पहचान पत्र को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के अधिकार सुरक्षित करने का काम कर रही है। इस योजना के माध्यम से पात्र लोगों के परिवारों को घर बैठे केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रमाण पत्र भी लोगों को आसानी से मिल रहे हैं। 26 जनवरी की झांकी में बड़ा कंपटीशन होता है झांकियों में, और केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को इनवाइट किया गया कि परिवार पहचान पत्र की जो झांकी है इसका प्रदर्शन किया जाए, जिसकी चर्चा देश और दुनिया में सब जगह होती है। आज गरीब व्यक्ति के हित में जो भी सरकारी सेवाएं योजनाएं होती हैं उसको घर बैठे मिलती हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे आयुष्मान का कार्ड हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, अथवा बच्चों के लिए उनके तरह तरह के सर्टिफिकेट हों, उसमें चाहे बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट हो, इनकम का सर्टिफिकेट हो, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट हो, किसी प्रकार के जो भी योजनाएं और सेवाओं का लाभ अब ये परिवार पहचान पत्र एक ऐसा सिस्टम बन गया है और इस परिवार पहचान पत्र की इतनी सराहना हो रही है और सारे प्रदेश इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुसुम योजना के तहत सरकार ने अब तक 50,000 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए हैं। आने वाले समय में 70,000 कनेक्शन और दिए जाएंगे। इसी प्रकार से किसानों को बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। सरकार इसके लिए बिजली निगम को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करती है। 5-6 रुपए के बीच में आती है, वो गरीब को 1.5 रुपया 2 रुपये यूनिट मिलती है, और जो इंडस्ट्री चलाते हैं या जो कमर्शियल काम करते हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री है, उनको वो 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये तक भी बिजली होती है। तो ये क्रॉस सब्सिडाइज करके और ये सारा काम चलता है। हाँ, किसानों की बिजली की जो सब्सिडी है वो अतिरिक्त जो पैसा है गवर्नमेंट है यूटिलिटीज को, पावर यूटिलिटीज को देती है। लगभग 6,200 करोड़ रुपया ये सरकार की ओर से और दिया जाता है यूटिलिटीज को। यमुनानगर जिले को हरियाणा सरकार की तरफ से आज बड़ी सौगात मिली है। यमुनानगर रोडवेज डिपो के बड़े बेड़े में 5 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई, जिसे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस बस में सफर भी किया। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 2019 तक हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 2900 बसें थीं, जो अब बढ़कर 5,000 से भी ज्यादा हो चुकी हैं। हरियाणा में रोडवेज विभाग की तरफ से सवारी के लिए सर्वे भी किया गया है। जहां जहां बसों की जरूरत है वहां विभाग की तरफ से बसें चलाई जा रही हैं।
आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। पूरे हरियाणा में जो इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की, जिसकी कभी कल्पना करा करते, वो आज वो धरातल पर उतारने का काम किया। और पूरे हरियाणा में 375, पहले उसमें 375 बसों की शुरुआत, और आने वाले समय में मिनी बस और आने वाली हैं, जिससे क्या है कि शहर में नगर पालिका या छोटे छोटे कस्बों शहर में जिनकी शुरुआत होगी, और इससे क्या है कि पॉल्यूशन से मुक्ति मिलेगी। यहाँ बसें बंद थी, नई भी हमने शुरुआत की है, धार्मिक स्थलों की भी शुरुआत की है, और नई कोई पुरानी बसें बंद हो गई उनकी भी शुरुआत करें। जो बसें आज चलाई गई हैं, इनमें से 2 बसें शहर के लिए, एक रादौर, एक थाना छप्पर और एक छछरौली के लिए चलाई जाएगी। इन बसों में सफ़र करने के लिए किराया भी आम रहेगा। इन वातानुकूलित बसों के संचालन के बाद सफ़र सुगम हो जाएगा। सिटी बस शुरू होने पर यमुनानगर में लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि यमुनानगर में इस तरह की बस सर्विस से उन्हें काफ़ी लाभ होगा। किराया भी काफ़ी कम है, आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। मैंने इस बस पे यात्रा की है। ये एसी बसें हैं, ये आज से ही शुरू हुई हैं। इनका किराया 5 से 10 रुपये है। ये एसी बसें हैं और ये यमुनानगर लोकल चलेगी, सारी यमुनानगर जगाधरी में। और इस बस के चलने से हमें बहुत फ़ायदा होएगा, और इस बस के चलने से मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। मैं मोदी जी और खट्टर जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जगाधरी में जो बसेस चली हैं, इसमें किराया भी सामान्य है और हवा भी सही है। एसी की बसें जाएंगी, 50 बसें आएंगी। हरियाणा के कई जिलों में इन बसों का अनावरण किया गया है। मोदी साहब और खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए अभी बस चलाई गई है इलेक्ट्रिक वाली, ताकि पॉल्यूशन ना हो, तो हम धन्यवाद करते हैं CM का एंड PM का, जो उन्होंने हमारे लिए इतनी सुविधा कर दी है, तो थैंक यू सो मच। आज नारनौल ITI परिसर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य कंपनियों द्वारा ITI परिसर में आकर छात्रों को रोजगार के लिए चयन करना है। यह कार्यक्रम हर तीसरे महीने हर जिले में किया जाता है। नारनौल ITI के इंचार्ज सुनील यादव ने बताया कि अब से पहले बच्चे कंपनियों के चक्कर काटते थे, उन्हें परेशानियां होती थी, लेकिन अब हर 3 महीने में हर जिले में इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज नारनौल ITI परिसर में लगाए गए मेले में लगभग 300 बेरोजगार युवक युवतियों ने अपना पंजीकरण करवाया है और इस मेले में रोजगार देने के लिए 13 कंपनियों ने अपनी भागीदारी दिखाई है। PM नेशनल मेले का यहाँ आयोजन किया है संस्थान के अंदर। इसमें लगभग 13 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। लगभग 300 बच्चों के आसपास आज रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है और अभी कंपनियाँ इंटरव्यू ले रही हैं। उसके बाद में जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट हमारे को अवेलेबल होगी, इसमें लगभग 200 बच्चों के आसपास हमारा सिलेक्शन होने की संभावना है। ये सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम है और ये लगभग हर तीसरे महीने प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। निदेशालय की हिदायत अनुसार ये हम आयोजन कर रहे हैं इस मेले का। रोजगार मेले में आने वाले युवकों में काफ़ी उत्साह देखा गया, जिनका आज विभिन्न कंपनियों द्वारा चयन किया गया है। इन लोगों का मानना है कि इस तरह के मेले से उन्हें रोजगार मिला है और सरकार द्वारा चलाई गई इस तरह की योजना से उन्हें काफ़ी लाभ मिला है। नारनौल ITI में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। इसमें बहुत सारी कंपनियां आई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आगे भी इस प्रकार मेले का आयोजन किया जाए ताकि दूसरे बच्चों को भी अवसर मिल सके। और मैं आज नारनौल ITI में रोजगार मेले में आया हुआ हूं और मेरा यहां पे JBM कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं आशा करता हूं कि ITI में मेरे और भी भाई बहनों के लिए ऐसे मेले सरकार की ओर से आयोजित किए जाएं। नारनौल ITI में आया हूं रोजगार मेले में और यहां मेरा सिलेक्शन हो गया है JBM कंपनी में। मैं बहुत खुश हूं और आगे भी इस मेले का आयोजन होना चाहिए ताकि और दूसरे भाइयों को मौका मिल सके तथा वह आगे बढ़ सके।
राजा हसन खां मेवाती विचार मंच की ओर से कल नूंह में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आज जिले के हजारों किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जिले के विकास को लेकर काफी गंभीर है। बहुत स्वर्णिम है। मेवात संभावनाओं का क्षेत्र है। रोजगार बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आएंगे और निश्चित रूप से मेवात आगे दूसरों जिलों की तरह डेवलप होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे पूरा हरियाणा आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से उस गति में मेवात भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की बेटी ने तमिलनाडु चेन्नई में खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम बॉक्सिंग में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बल्लभगढ़ के सैनिक स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा डिंपल ने 48 किलो भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले वह इसी कैटेगरी में गोल्ड हासिल कर चुकी है। पदक जीतने के बाद घर वापस लौटने पर स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्रा और उसकी मां को सम्मानित किया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। पदक जीतकर वापस लौटी छात्र डिंपल ने बताया कि स्कूल प्रशासन की तरफ से पढ़ाई और गेम में उसकी बहुत मदद की गई। डिंपल ने कहा कि अब उसका मकसद इंटरनेशनल खेलों में गोल्ड जीतना है, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई, जो अभी तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैंने 4 लड़कियों को हरा के मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। स्कूल मेरी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अभी मेरे हाल ही में प्रैक्टिकल भी चले थे और पेपर्स भी हुए थे, जिसके स्कूल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था और उन्होंने काफ़ी मदद की थी, जिससे मैं प्रैक्टिकल भी अच्छे से दे पाई और मैं गेम भी अच्छे से खेल पाई। आगे के लिए मेरा गोल्ड का मकसद है ताकि मैं इंटरनेशनल पर में भाग लूँ। वहीं डिंपल की मां निर्मला ने बताया कि उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है और उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर वह और मेहनत करेगी और गोल्ड जीतेगी। उन्होंने बताया कि डिंपल के पिता हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर है, वहीं डिंपल बहुत मेहनती है। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि डिंपल उनके स्कूल की बहुत ही होनहार छात्रा है। वह 12वीं कक्षा में आर्ट्स की विद्यार्थी है तथा कई सालों से कड़ी मेहनत कर रही है। हमें मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी ने बहुत नाम रोशन किया है और आगे ये गोल्ड लाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, सुबह 4 बजे उठती है, अकेडमी जाती है, अकेडमी से आके स्कूल जाती है, फिर स्कूल से जाके फिर अकेडमी जाती है। बहुत ही मेहनत कर रही है। इसके पिताजी हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर है, राजीव कुमार नाम है उनका। कई सालों से वो तपस्या कर रही है और आज ऐसा नहीं है, सीबीएसई में भी उसका गोल्ड मेडल था और आज खेलो इंडिया में भी उसका ब्रॉन्ज मेडल है। हमें उम्मीद तो गोल्ड और सिल्वर की थी कि गोल्ड या सिल्वर तो पक्का था, बट कहीं ना कहीं हमसे शायद चूक हुई है। बट फिर भी हम बच्चे का हौसला अफजाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं। आज हम डिंपल ने हमारे स्कूल में आकर झंडा फहराया। इससे पहले हमारे स्कूल में श्री सिंगराज अधाना, जो कि ओलंपिक में मेडलिस्ट है, वही झंडा फहराते थे और आज हमारी बेटी ने झंडा फहराया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। उनकी माताजी को भी हमने बुलाकर सम्मानित किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ माता निर्माता भक्ति। तो माता, पिता, गुरुजनों, ये इन्हीं लोगों का सामर्थ्य होता है, इन्हीं लोगों का साथ होता है किसी बच्चे को बनाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत किया है। भारत में बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को और सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। देश की वर्तमान आर्थिक नीतियां कल के सुदृढ़ भारत का आधार बनेगी। प्रौद्योगिकी सुगमता से न्याय उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। मजबूत न्यायिक प्रणाली विकसित भारत का मुख्य आधार है। प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन के लिए 800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट का दूसरा चरण और सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट शामिल है। टेक्नोलॉजी कितना बड़ा कमाल कर सकती है, ये इससे पता चलता है। हमारी अदालतों में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अब केवल एक बटन क्लिक कर मामले दायर किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म का उन्नत रूप से पिछले वर्ष मई में शुरू किया गया था। इससे 24 घंटे मामले दायर किए जाना तेज और सुविधाजनक हो गया है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 1,28,000 ई-फाइलिंग की जा चुकी हैं।
We now have the facility of filing cases at the click of a button. An upgraded version of the Supreme Court's e-filing platform was launched in May 2023. It offers a host of improved features that have made 24/7 filing of cases simpler, faster, and convenient. Nearly 128,000 e-filings have been done so far, with a consistent rise in the share of e-filings compared to physical filings. E-filings are available in 25 states. They have recorded over 29 lakh cases which have been e-filed. With the immense support of the bar and the bench, we were able to swiftly shift to virtual hearings during COVID-19. Even after the pandemic, hybrid hearings continue to be a feature of our courts. समाचारों में इतना ही। नमस्कार।